इजाजत लेकर हम वहां से निकल आए। पलवशा हमारे आगे आगे थी। वहां से अलाम खेल तक मुसलसल उतराई थी, इसलिए हमारी रफ्तार काफी तेज रही। सरदार सारा रास्ता बहुत खुश था। यार राजे, बस ली जोना का बाब बंद ही करता हूँ। वो मुझे बहुत प्यारी है, लेकिन अब तो चिनारे ने मुझे एक बेटे का तोहफा दे दिया है। ऐसे मौके पर मैं दूसरी शादी की बात करता अच्छा तो नहीं लगूंगा। मुझे मालूम है चिनारे बहुत खुश होगी और बहुत बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने रिंधी हुई आवाज में मशवरा दिया, जरूरी तो नहीं कि तुम जाते ही शादी की बात छेड़ दो। अगर इस छुट्टी पर नहीं तो अगली छुट्टी पर कोई अच्छा सा मौका देख कर बात कर लेना। वो बोला, नहीं यार, चिनारे मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है और ली जोना भी। मुझे लगता है कि मैं इन दोनों के दरमियान फंस कर रह जाऊंगा। लीजोना के आने से चिनारे जरूर वावेला करेगी। मुमकिन है शादी के बाद लीजोना को भी चिनारे की जात खटकने लगे। वो तो यूं भी एक अलहदा माशरे की आदि है, और ये ना हो दोनों को पाने की लालच में मैं दोनों के प्यार से महरूम हो जाऊं। मैंने कहा, अल्लाह पाक बहुत ज्यादा हिकमत वाला है दोस्त। वो जो करता है इंसान की बेहतरी के लिए करता है। काफी दफा ऐसे हादसे इंसान की जिंदगी में आ जाते हैं जिन्हें बर्दाश्त करने की हिम्मत इंसान अपने अंदर मफकूद पाता है। बस मेरी ये बात याद रखना कि सब्र और हौसले का दामन हाथ से न छोड़ना। वो बोला, यानी तुम भी मेरे साथ मुत्तफिक होना कि मुझे लीज होना का ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए। मैंने कहा, इस बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल थोड़ा तेज चलने की कोशिश करो। तुम्हारी बाजी साहिबा तो बेइज्जत करने के चक्कर में पड़ी हैं। यूं जा रही हैं जैसे मैराथन में हिस्सा ले रही हो। मुझे इस मौजू से वहशत हो रही थी। मैं नहीं चाहता था कि बार बार चिनारे बहन का जिक्र हो। एक बार तो जी में आया कि सरदार को हकीकत बता दूं, मगर फिर औरंगजेब साहब की नसीहत याद आ गई। उसने सख्ती से मना किया था कि सरदार को उसकी बीवी के वफात के बारे में न बताया जाए। यूं भी आर्मी में हद्दुल वसा यही कोशिश की जाती है कि किसी भी करीबी रिश्तेदार की नागहानी मौत की इत्तला मुतासिरा शख्स को नहीं दी जाती, कहीं वो सफर के काबिल ही न रहे। घर जाकर भी वो सदमा इतना ही गहरा होता है, लेकिन वहाँ दूसरे रिश्तेदार उसे संभालने के लिए मौजूद होते हैं। सरदार ने तहसीन आमेज लहजे में कहा, मानना पड़ेगा कि पलवशा बहन में बड़ी जान है। जवाबन मैं खामोश रहा। 5 घंटे का रास्ता हमने 2 घंटे में तय कर लिया था। अलाम खेल में पहुंचकर हम सड़क पर किसी गाड़ी का इंतजार करने लगे। 10-15 मिनट के इंतजार के बाद भी कोई गाड़ी न मिली। पलवशा हमें इंतजार करने का कहकर गांव के अंदर घुस गई। थोड़ी देर बाद ही वो एक होंडा 125 लिए नमूदार हुई। उसे मोटरसाइकिल चलाते देखकर मुझे खास हैरत नहीं हुई थी। मेरे करीब मोटरसाइकिल रोकते ही उसने कहा, मोटरसाइकिल कौन चलाएगा? मैंने कहा, मेरा ख्याल है ये जिम्मेदारी मुझे संभालनी पड़ेगी। सरदार ने मुझसे पहले पलवशा के हाथ से हैंडल थाम लिया। मैं तुमसे अच्छी मोटरसाइकिल चला सकता हूँ। मैंने अपना थैला मोटरसाइकिल के कैरियर पर रखकर उसके पीछे बैठ गया। मेरे अकब में वही मुसीबत बैठ गई थी जिससे मैं मुसलसल जान छुड़ाने की कोशिश में मसरूफ था। मुझे ये भी इल्म था कि सरदार इसीलिए मोटरसाइकिल चलाने की जिम्मेदारी संभाल रहा था ताकि पलवशा को मेरे साथ बैठना पड़े। पलवशा के बैठते ही मैंने सरदार को चलने का कहा और उसने सर हिलाते हुए मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दी। थोड़ा आगे जाते ही उसने पलवशा से पूछा, ये मोटरसाइकिल कहाँ से उठा लाई हो? वो बोली, अपने उस्ताद कमांडर अब्दुल हक से मांगा है। सरदार बोला, कमांडर नसरुल्ला से मुंह छुपा रही थी और अब्दुल हक के पास खुद पहुंच गई। वो बोली, मजबूरी थी इसलिए जाना पड़ा। बाकी छुपना शर्म की वजह से था, डरने की वजह से नहीं। मुजाहिदीन जबरदस्ती थोड़ी करते हैं किसी के साथ। मैंने उसे झिड़का कि आराम से बैठो। वो बोली, ठीक है, अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो पीछे बैठ जाओ या मोटरसाइकिल से उतर जाओ। मैंने तो अपने भाई से बात करनी है। उसकी बात पर मैं खून के घूंट भरने के अलावा कुछ न कर सका और मेरे चिढ़ने की वजह से थोड़ा और आगे खिसक आई। उसके साथ मत्था मारना दीवार से सर टकराने के मुतरादिफ था। मजबूरन मैं खामोश हो गया। अंगूर अड्डे तक आते हमें 1.5 घंटा लगा था। सूरज गुरूब होने को था। अंगूर अड्डे की आबादी शुरू होते ही उसने सरदार को कहा, मोटरसाइकिल कमांडर नसरुल्ला के घर खड़ी करना, इसलिए सीधा वहीं चलो। मैंने कहा, हमें अड्डे में उतार कर तुम ले जाना। वो जवाबन बोली, जब पूछा ना जाए तो मशवरा नहीं देना चाहिए। मैंने हतमी लहजे में जवाब दिया, ये मशवरा नहीं है, हम तुम्हें अपने साथ वाना तो नहीं ले जा सकते। वो बोली, तुम्हारे साथ कौन अहमक जा रहा है? सरदार ने मोटरसाइकिल का रुख कमांडर नसरुल्ला के घर की तरफ मोड़ दिया। मैं चीखा, यार अड्डे की तरफ चलो। मगर सरदार सुनी अनसुनी करता हुआ कमांडर नसरुल्ला के घर की जाने बढ़ता रहा। कमांडर नसरुल्ला का घर करीब ही था। वो हमें घर के बाहर ही मिल गया। वो शाम की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा था। सरदार ने उसके करीब मोटरसाइकिल रोककर कहा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कहकर उसने फर्दन फर्दन हम तीनों से हाथ मिलाया। पलवशा ने कहा, उस्ताद जी, ये मोटरसाइकिल कमांडर अब्दुल हक से मांगा है। अगर आप हमारी वापसी तक अपने घर में रख लें तो मेहरबानी होगी। वो बोले, ठीक है बेटा। उसने खुश दिली से कहते हुए मोटरसाइकिल थाम ली। आप लोग खाना तो शाम की नमाज पढ़कर ही खाओगे ना? पलवशा ने हमसे पहले जवाब दिया, नहीं, हम वाना जा रहे हैं। और वो सर हिलाता हुआ मोटरसाइकिल को हैंडल से पकड़कर घर की जानिब ले गया। सिवाय पिस्तौलों और एक अदद आई कॉम के हमने अपना बाकी सामान और हथियार उसके हवाले कर दिए थे। वैगन अड्डे की तरफ कदम बढ़ाते हुए मैं फैसला कुन लहजे में बोला, सरदार, तुम्हारे जाने के बाद मैं इसे 1 सेकंड भी अपने करीब नहीं फटकने दूंगा। सरदार के कुछ कहने से पहले वो तुर्की ब तुर्की बोली, मेरा दिमाग खराब है कि तुम जैसे बेएतबार शख्स के साथ अकेली रहूं। मैंने कहा, एहसान होगा तुम्हारा। और तलखी से कहते हुए मैं कदमों की रफ्तार तेज करते हुए उन दोनों से आगे निकल गया।
हमारी खुशकिस्मती कि हमें वैगन अड्डे में दाखिल होते ही एक तैयार वैगन मिल गई। सवारियां नमाज की अदायगी के बाद अंदर बैठ रही थीं। अकबी नशिस्त खाली पड़ी थी। कंडक्टर ने हमें देखकर खुशी का इजहार किया। हमारे बैठते ही ड्राइवर ने वैगन आगे बढ़ा दी। कोशिश के बावजूद हम डेरा इस्माइल खान जाने वाली गाड़ी नहीं पकड़ सके थे। मजबूरन हमें होटल में रात गुजारना पड़ी। बिस्तर पर लेटते ही सरदार ने कहा, तुमने ये तो बताया नहीं कि छुट्टी कितनी हुई है। मैंने फौरन कहा, महीना। वो बोला, गोया मैं 1 माह सुल्तान खान के साथ रह सकता हूँ। मैंने सवालिया लहजे में कहा, सुल्तान? वो बोला, हाँ, सुल्तान खान वल्द सरदार खान। और मालूम है, मैंने और चिनारे ने पहले से तय किया हुआ था कि बेटा हुआ तो चिनारे नाम रखेगी और बेटी हुई तो मैं। और उस नेकबख्त ने बेटे के लिए सुल्तान नाम चुन रखा है। मैंने दुख की लहर को सीने में दबाते हुए धीरे से गहरा सांस लिया। वो बोला, कसम से मेरा दिल चाहता है उड़कर घर पहुंच जाऊं। पलवशा ने कहा, भाई ये आपका पहला बेटा है ना? वो बोला, हाँ पलवशे, ये तुम्हारा पहला भतीजा है। वो बोली, मेरी बाजी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक देना। सरदार ने इस बात में सर हिलाया, जरूर। वो बोली, कबील खान को हलाक करने के बाद मैं इंशाअल्लाह सुल्तान से मिलने आऊंगी। ये कहते हुए वो एक लम्हे के लिए रुकी और फिर शरारती लहजे में बोली, नहीं, बल्कि कबील खान की हलाकत के बाद मैंने एक और कत्ल भी करना है, उसके बाद आऊंगी। सरदार ने जोरदार कहकहा लगाया, लेकिन मैं दुख की वजह से कोई जवाब न दे सका। सरदार बोला, वैसे यार मुझे पशेमानी हो रही है कि मैंने चिनारे को मोबाइल फोन क्यों नहीं लेकर दिया। अगर उसके पास मोबाइल फोन होता तो अभी पीसीओ से घर बात करके कम से कम उसकी आवाज ही सुन लेता। मैंने अपना एटीएम उसकी तरफ बढ़ाया। अच्छा, मेरा एटीएम अपने पास रख लो, शायद तुम्हें रकम की जरूरत पड़े। उसने इनकार करते हुए कहा, नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बताया तो है कि लीजोना का बाप बंद। मेरी आवाज भर्रा गई। $5000 तुम्हें देने का वादा किया था, चाहे वो लीजोना के हुसूल के लिए इस्तेमाल करो, चाहे किसी और मकसद के लिए। सरदार बोला, नहीं राजे, इतनी ज्यादा रकम। मैंने कहा, मुझसे गलती हो गई थी। ये रकम मुझे तुम्हें पहले दे देनी चाहिए थी। तुम भी अमेरिका में मेरे साथ थे। 50,000 में से 5,000 तो तुम्हारा हक था। सरदार ने नफी में सर हिलाया, ये तुम्हारा इनाम था। मैंने सख्त लहजे में कहा, तुमने लेने हैं कि मुझसे बेइज्जत होना है? और उसने खामोशी से एटीएम कार्ड मेरे हाथ से ले लिया। एटीएम कार्ड का पासवर्ड बताकर मैंने सोने के लिए आंखें बंद कर ली। सुबह सवेरे उठकर हम बगैर नाश्ता किए होटल से निकल आए। वैगन अड्डे पहुंचकर भी नाश्ते का मौका न मिल सका कि वैगन जाने के लिए तैयार थी। सरदार ने अपना पिस्तौल मेरे हवाले करते हुए मुझसे मुआनिका किया और कान में सरगोशी करते हुए कहा, मेरी छोटी सी बहन का ख्याल रखना। मैं उसे जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। मुझसे अलहदा होते हुए उसने पलवशा के सर पर हाथ रखा और वैगन में बैठ गया। वैगन चलने तक हम वहीं खड़े रहे। वैगन के अड्डे से निकलते ही वो मुझसे मुखातिब हुई, अब मुझे असल बात बताओ। मैंने हैरानी से उसे घूरा। मैं समझा नहीं। वो बोली, सरदार भाई के घर में क्या मसला है? मेरी हैरानी बरकरार थी। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उसके घर में कोई मसला है? वो बोली, इस सवाल को रहने दो, जो पूछा है वो बताओ। मैंने कहा, अपना लहजा दुरुस्त करो और चलती फिरती नजर आओ। सख्ती से कहते हुए मैं उसी होटल की तरफ बढ़ गया जहां रात गुजारी थी। वैगन अड्डे से निकलते ही मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो मुझसे 2-3 कदम पीछे इत्मीनान से चली आ रही थी। मैंने उसे झिड़कने के अंदाज में कहा, तुम्हारी समझ में मेरी बात नहीं आई। वो शोखी सी हंसी, क्यों बिला वजह तवानाई जाया कर रहे हो? मैं अपने होंठ काटते हुए उसे घूरने लगा। उसने नजरें चुराने की कोशिश नहीं की थी। अपनी मोटी मोटी से आंखें मेरी आंखों में डाले वो भी ललकारने के अंदाज में मुझे घूरती रही। मुझे खामोश खड़ा देखकर उसने दोबारा जबान खोली, अगर मैं यूं ही तुम्हारे पीछे पीछे चलती रही तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मुझे उस पर हकीकत में गुस्सा आने लगा था। तुम्हें शायद अपनी इज्जत प्यारी नहीं है। उसके लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट नमदार हुई। मुझे ना सही, तुम्हें तो मेरी इज्जत प्यारी है ना, बस इतना ही काफी है। मैंने बमुश्किल अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा, देखो, जब सरदार आएगा तो तुम भी वापस आ जाना। मुझे आगे बढ़ने का इशारा करते हुए वो बेपरवाही से बोली, छोड़ो मजाक को और चलो, नाश्ता भी करना है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे मना करूं। ना तो वो मेरे गुस्से की परवाह कर रही थी और ना नर्म लहजा उस पर असर कर रहा था। सर झटक कर एक बार फिर चल पड़ा। वो मेरे साथ कदम बढ़ाते हुए बोली, बंदे को इतना खड़ूस नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, तुम्हें किसी ने बात करने की तमीज नहीं सिखाई? वो इत्मीनान से बोली, तुम सिखा दो। मुझे खामोशी में ही आफियत नजर आई। मुझे खामोश देखकर वो कहने लगी, चलो नाश्ता करते हैं, कसम से सख्त भूख लगी है। मैंने तंजिया लहजे में पूछा, पैसे हैं जेब में? वो मुंह बनाते हुए बोली, अगर होते तो तुम जैसे कंजूस की मिन्नतें करती। उसकी तरफ मुतवज्जे होते हुए मैंने संजीदगी से पूछा, अच्छा, मेरी जान छोड़ने के कितने पैसे लोगी? उसने वजाहत चाही, तुम्हारा मतलब है कबील खान को मारने के बाद तुम्हारी जान बख्श दूं? मैंने कहा, नहीं, अभी कहीं दफा हो जाओ। वो बोली, इसके लिए रकम के साथ कुछ और भी चाहिए होगा। मैंने कहा, क्या? वो बोली, 1 लाख, ग्लॉक पिस्टल और साइलेंसर और मुखाबरा। मैंने कहा, मुझे पहले सिर्फ शक था कि तुम्हारा दिमाग खराब है। वो बोली, तुम सारी जिंदगी शक में ही पड़े रहना। मैं उसकी बात का जवाब दिए बगैर आईकॉम सेट निकाल कर 1 अल्फा को पुकारने लगा। यूं तो वो शाम के वक्त आईकॉम सेट ऑन करता था, लेकिन आज चूंकि उसे हमारी आमद के बारे में मालूम था, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक जल्द ही उसका जवाब आने लगा। रस्मी गुफ्तगू में पढ़ने की बजाय उसने फौरन मेरी जगह के बारे में पूछा और मैंने बस अड्डे के करीब मौजूद उस होटल का नाम बता दिया जिस
जिसके सामने हम उस वक्त खड़े थे। उसने कहा, ठीक है वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। हमें बमुश्किल 15-20 मिनट इंतजार करना पड़ा होगा। सफेद रंग की डबल डोर हमारे साथ आकर रुकी। वो गाड़ी में अकेला था। मुझे बैठने का इशारा करके उसने अगली नशिस्त का दरवाजा खोल दिया। उसके साथ बैठते ही मैंने दरवाजा बंद करते हुए कहा, चलें सर। पलवशा ने अकबी दरवाजे का हैंडल पकड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की थी, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने पूछा, ये लड़का तुम्हारे साथ है? मैंने जल्दी से कहा, इसे छोड़ें सर और चलें। न जाने क्यों मैं पलवशा से भागना चाह रहा था। औरंगजेब साहब ने इस्बात में सर हिलाते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो वहीं खड़ी रह गई थी। थोड़ी दूर आते ही मैंने मुड़कर देखा, वो वहीं खड़ी थी। औरंगजेब साहब ने इश्तियाक से पूछा, वैसे कौन था ये लड़का? मेरे मुंह से बेसाख्ता फिसला, सर गाड़ी रोकें। वो बोले, क्या हो गया? ब्रेक पर पांव रखते हुए उसने परेशानी से पूछा। मैंने खिफ़्फ़त भरे लहजे में कहा, सर इस लड़के को साथ लेकर चलना है। वो बोले, यार क्या ऊट पटांग काम कर रहे हो? लेकिन उसके साथ ही उसने गाड़ी मोड़ ली। मैंने मेजर साहब की बात का जवाब नहीं दिया। वो अभी तक वहीं खड़ी थी। मेजर साहब ने उसके करीब जाकर गाड़ी रोक दी। मैंने हाथ बढ़ाकर अकबी दरवाजा अनलॉक किया। वो इत्मीनान से अंदर घुस आई। मेजर साहब को नजरअंदाज करते हुए उसने तंजिया लहजे में पूछा, पहले भूल गए थे या ये दिखाना चाहते थे कि तुम आसानी से मुझसे जान छुड़ा सकते हो? मैंने कहा, नहीं, सोचा इस तरह शायद तुम गैरत का मुजाहरा करो और मेरा पीछा छोड़ दो। मैंने उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की, लेकिन ऐसी बातें वो खातिर में नहीं लाती थी। फौरन बोली, नहीं मुझे डर है, अगर मैंने तुम पर नजर न रखी तो तुम कहीं छुप जाओगे। आखिर एक जरूरी काम के बाद मैंने तुम्हें कत्ल तो करना ही है, उस वक्त कहाँ ढूंढता रहूंगा। पीछे मुड़कर मैंने अपने होंठों पर उंगली रखते हुए उसे खामोश रहने का इशारा किया और दोबारा सीधा होकर बैठ गया। मैं नहीं चाहता था कि औरंगजेब साहब उसकी बकवास सुने। औरंगजेब साहब ने पलवशा की वजह से पूछना जरूरी समझा, क्या बात कर सकता हूँ? मैं इत्मीनान से बोला, हाँ अंग्रेजी जबान में बात कर सकते हैं। उसने तारीफी लहजे में कहा, ओह तुम अंग्रेजी समझ बोल लेते हो। और इससे पहले कि मैं जवाब देता, अकबी नशिस्त पर बैठी पलवशा की इत्मीनान भरी आवाज ने मेरे सर पर बम फोड़ा। वो मेजर औरंगजेब को मुखातिब हुई, तो अंग्रेजी बोलना इतना मुश्किल थोड़ी है। और मजे की बात, उसने ये फिक्रा अंग्रेजी में ही अदा किया था। औरंगजेब साहब ने तंजिया अंदाज में पूछा, जी ज़ीशान, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने कहा, कहिए सर, इसके होने न होने से फर्क नहीं पड़ता। वो हैरान रह गया, मतलब? मैं इत्मीनान भरे लहजे में बोला, मतलब ये कि आपने जो पूछना है या कहना है जारी रखें। वो बोले, सरदार को उसकी बीवी के बारे में बताया? मैंने कहा, नहीं सर, बस बच्चे की पैदाइश की खुशखबरी सुनाकर भेज दिया है। वो बोले, मिशन कहाँ तक पहुंचा? जवाबन मैंने खाइस्ता गुल से लेकर कबील खान की हवेली की तबाही तक का अहवाल मुख्तसरन सुना दिया। अस्बात में सर हिलाते हुए उसने कहा, वैसे ये खबरें मुझ तक पहुंच गई थी और हवेली तबाह करने की वजह मेरी समझ में नहीं आई। मैंने कहा, जब उसके मुलाजिमों को बहालत मजबूरी कत्ल करना पड़ गया तो हम दोनों ने यही सोचा कि जब हमारा वहां आना साबित हो ही गया है तो इसका नुकसान तो कर दिया जाए। उसने अकबी सीट पर बैठी पलवशा की जानिब इशारा किया, इस लड़के को कहां से ढूंढा है? मैंने कहा, ये मुजाहिदीन का साथी है, आपको कमांडर अब्दुल हक का बताया है ना, ये उसी का शागिर्द है और फिलहाल तो रहनुमाई के लिए साथ रखा हुआ है इसको। इसका ताल्लुक इसी इलाके से है। कहते हुए उसने एक दरमियानी मगर पुख्ता इमारत के गेट पर गाड़ी रोकी। हॉर्न देने से पहले ही दरवाजा खुल गया था। वो गाड़ी अंदर लेता गया। गिराज में गाड़ी रोककर हम नीचे उतरे। उस इमारत में चहल पहल देखकर मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि औरंगजेब साहब का घर नहीं है। हमें साथ लेकर वो एक कमरे में दाखिल हुआ। कमरा काफी बड़ा था। कमरे के एक कोने में मेज लगी थी। मेज के अकब में घूमने वाली लकड़ी की कुर्सी रखी थी, जबकि सामने 3 फोम की कुर्सियां पड़ी थीं। कमरे के दूसरे कोने में लकड़ी का सिंगल बेड लगा हुआ था। गोया वो कमरा दफ्तर होने के साथ उसकी ख्वाबगाह के तौर पर भी इस्तेमाल होता था। शायद आप लोग नाश्ता कर चुके होंगे। मेज के अकब में पड़ी हुई कुर्सी संभालते हुए उसने हमें बैठने का इशारा किया। मेरे कहने से पहले पलवशा ने मुंह खोल दिया, बिल्कुल भी नहीं किया। मेजर औरंगजेब ने मुस्कुराते हुए घंटी बजाई और दरवाजा खोलकर एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। यकीनन मेजर साहब के वहां आते ही वो दरवाजे पर पहुंच चुका था। वो बोले, इस लड़के को साथ ले जाकर अच्छा सा नाश्ता करा दो और हमारे लिए 2 प्याली चाय ले आओ। पलवशा मुझे मुखातिब हुई, तुमने नाश्ता नहीं करना? मैंने कहा, मुझे छोड़ो और अपनी फिक्र करो। वो मजीद कुछ कहे नौवारिद के साथ बाहर निकल गई। मेजर औरंगजेब ने पलवशा के वहां से निकलते ही पूछा, अब बताओ इस लड़के का क्या चक्कर है? मैंने कहा, तमाम कहानी आपको सुना दी है सर, बस इतना इजाफा कर लीजिए कि कबील खान ने इसकी बहन को ज्यादती का निशाना बनाया, इसके भाई और बाप को कत्ल किया और अब ये उनके कत्ल का बदला लेने के लिए बेताब है। औरंगजेब साहब के लहजे में हल्की सी तशवीश थी। मुझे तो ये काबिल भरोसा नहीं लग रहा। मैंने दिल की आवाज पर लब्बैक कहते हुए उसकी तरफदारी की, मैं मुतमईन हूँ। वो बोले, ऐसा नाजुक अंदाम लड़का आप लोगों की क्या मदद करेगा? मुझे तो लगता है किसी के जरा सा झिड़कने पर आप लोगों का सारा कच्चा चट्टा खोल देगा। मेरे चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट नमूदार हुई।
सर, इसका नाम पलवशा है और ये लड़का नहीं लड़की है, और यकीन करें मैं इसके हाथों मरते मरते बचा हूँ। बस तुक्का ही लग गया था कि मैं इसे बेहोश करने में कामयाब हो गया, वरना इसने मेरा काम कर दिया था। और उसके बाद मैंने उसकी हकीकत उगलवाने के लिए उस पर इतना तशद्दुद किया कि इतना तशद्दुद कोई आदि मुजरिम भी बर्दाश्त न करता, और इसका नाम भी इसके मुंह से नहीं उगलवा सका। औरंगजेब साहब का मुंह हैरत से खुल गया। ये लड़की है, अजीब से अंदाज में कहते हुए वो मानी खेज अंदाज में मुस्कुराया। मैं भी कहूँ, इस लड़के में ऐसी क्या बात है कि बार बार इसे देखने को दिल करता है, और शायद इसीलिए इसने गाड़ी में दाखिल होते ही तुम्हें कत्ल करने की धमकी दी थी, क्योंकि तुमने इसे तशद्दुद का निशाना बनाया था। मैंने इस बात में सर हिलाया। जी सर। उसी वक्त एक आदमी चाय के बर्तन लिए अंदर दाखिल हुआ। चाय की प्यालियां हमारे सामने रख कर वो जिस खामोशी से अंदर दाखिल हुआ था उसी तरह बाहर निकल गया। चाय पीते हुए हम आगे का लाया अमल तय करने लगे। हमारी बातों के दरमियान ही पलवशा लौट आई थी। मेरे दाएं तरफ पड़ी कुर्सी पर बैठकर वो हमारी बातें सुनने लगी। मजीद घंटा भर वहीं गुजार कर मैंने मेजर साहब से इजाजत ली और हम वहां से निकल आए। पलवशा की हकीकत मालूम होने के बावजूद मेजर औरंगजेब ने उसे लड़के के तौर पर ही मुखातिब किया था। वैगन अड्डे तक हम मेजर साहब की गाड़ी में आए थे। वैगन अड्डे में अंगूर अड्डे की वैगन तैयार खड़ी थी। हमारे पहुंचने के 15-20 मिनट बाद वैगन अड्डे से निकल आई। पलवशा खामोश सी थी। अंगूर अड्डे पहुंचकर वैगन से उतरते ही वो कहने लगी, कुछ रकम दे सकते हो? मेरे लहजे में हैरानी थी। रकम किस लिए? वो बोली, दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो सवालात की जरूरत नहीं। मैंने पूछा, कितने चाहिए? वो बोली, अगर हो सके तो 10-15 हजार दे दो। एक लम्हा सोचने के बाद मैंने जेब से 4 बड़े नोट निकालकर उसकी जानिब बढ़ा दिए। ये 20 हजार है। बगैर किसी तकल्लुफ के वो मेरे हाथ से पैसे लेते हुए बोली, वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन मैंने उसकी बात का जवाब देने की जरूरत न समझी। यूं भी ये रकम मैंने खाहिस्ता गुल की जेब से निकाली थी। कमांडर नसरुल्लाह के दरवाजे के सामने पहुंचकर वो बोली, मैंने कहीं जाना है, कल तक लौटूंगी, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना। मैंने पूछा, कहाँ जाना है? वो बोली, अगर बताना होता तो मैं कहीं जाने की बजाय उस जगह का नाम लेती। मैंने तलखी से कहा, इतना बताने की भी क्या जरूरत थी, जाओ जहाँ दफा होना है। वो बुरा बनाए बगैर बोली, अगर क्लॉक नहीं दे सकते तो मुझे सरदार भाई वाला पिस्तौल दे दो। इस मर्तबा बगैर किसी हुज्जत के मैंने क्लॉक मास साइलेंसर के होल्स्टर से निकालकर उसकी जानिब बढ़ा दिया। ये लो। उसके चेहरे पर हैरत के आसार नमूदार हुए, मगर उसके होंठों से शुक्रिया वगैरह का कलमा अदा न हुआ। पिस्टल नेफे में उड़सते हुए वो कमांडर नसरुल्लाह के दरवाजे पर दस्तक देने लगी, जबकि मैं बैठक के दरवाजे पर लगा ताला खोलने लगा। मेरा दिमाग उसी को सोच रहा था। पहले मैं शिद्दत से उससे जान छुड़ाना चाह रहा था, लेकिन मेजर औरंगजेब तक उसका हाल पहुंचाने के बाद न जाने क्यों एकदम मैं ज़हनी तौर पर उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो गया था। पहले मैं उसकी खूबसूरती से डरा हुआ था, लेकिन फिर बहुत सोचने के बाद मेरे दिमाग में यही बात आई कि इसी तरह अगर मैं हर खूबसूरत लड़की का सामना करने से डरता रहा तो जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यूं भी उस जैसी खतरनाक लड़की से मोहब्बत कोई बेवकूफ ही कर सकता था, और सबसे बढ़कर वहां उससे बेहतर रहनुमाई करने वाला हमें मिल नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद मोटरसाइकिल स्टार्ट होने की आवाज सुनकर मुझे मालूम हुआ कि वो मोटरसाइकिल ही पर कहीं रवाना हो गई है। इसकी तस्दीक कमांडर नसरुल्लाह की आमद से हुई। वो मेरे लिए दिन का खाना लाया था। उसने खुद भी मेरे साथ ही खाना खाया। इसी दौरान उसने पलवशा के बारे में भी पूछ लिया कि पलू खान मोटरसाइकिल पर बैठकर कहाँ गया है। मैंने नफी में सर हिलाकर लाइल्मी का इजहार किया और उसने इस बात में सर हिला दिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।